हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि तैयारी 4 का जो है कि अब बहाली आने वाली है और इसके लिए हमको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। और तैयारी 4 में हम 9th क्लास के जो है इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। कितना 9th क्लास के इतिहास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रथम चैप्टर जो है, प्रथम अध्ययन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अध्ययन 1 है और फ्रांसीसी क्रांति से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका नोट्स भी मेरे पास तैयार है, बुक भी। तो पहले बुक से शुरुआत करते हैं, फिर बारी बारी से जो है आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यह अफवाह थी। लगभग 7,000 मर्द तथा औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन तैयारी 3 में जब एग्ज़ाम हो रही थी, उस जो कैंसिल हुआ था, उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग एकत्र हुए थे। तो 7,000 एकत्र हुए थे। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पेरिस नगर के किस दिशा में बास्तिल का किला था। तो पूर्वी भाग में। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। ठीक है, बास्तिल का कमांडर जो है वह मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बास्तिल के किला में जो है सैनिकों की कैदियों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसको छुड़ा लिया गया। सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उनके अवशेष बाजारों में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वज को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजन चाहते थे। उस बास्तिल के किले को ढा दिया गया क्योंकि उसको देखकर लोगों को घृणा आती थी, तो उसको ढा दिया गया और उसमें से जो ध्वज सामग्री था उसमें से बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में सजाने के लिए ले गए। इस घटना के बाद कई दिन तक पेरिस तथा देश में देहाती क्षेत्र में कई और घोषणा हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगाई कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर पर सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबी घटनाक्रम की ऐसी शुरुआतकारी के रूप में देखा जिनकी परिणाम तब फ्रांस में सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसे क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए, यही है बास्तिल का किला। यही जो है कि 7,000 लोग जो है एकत्र हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य। ठीक है, तो आगे हम यहाँ देखते हैं कि सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, कब हुआ था? सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। ये भी याद रखिएगा, उम्र कितना था? 20 साल था। जो हम घेरेंगे वह बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उस समय राजकोष खाली था।
लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साये के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्च का बोझ अलग से था। जो राजमहल के शानो शौकत बनाए रखने का और ये सब जो है कि वर्साये के विशाल महल की राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। ठीक है, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि फ्रांस ने जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश को आज़ाद कराने के समय कितने लीवरे का कर्ज हो गया? 10 अरब लीवरे का, और पहले से उसके बोझ कितना था? 2 अरब लीवरे का था। लीवरे फ्रांस की मुद्रा का नाम है। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ती जा रही कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अब क्या हुआ कि ये जो है कर्ज जिससे लिए थे वह अब कहने लगा कि हमको 10% ब्याज पर रुपया आपको देना होगा। तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो सरकार थी वह कर्ज को चुकाने के लिए अपने बड़े हिस्से को जो है वह कर्ज में चुकाए जाने लगा, जिसमें वह मजबूर हुआ। अपने नियमित खर्च जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन कि फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी में कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण को कर अदा करते थे। यानी जो टैक्स है, कर है, वह कौन देते थे? तो केवल तीसरे स्टेट के लोग ही देते थे। वर्ग में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले एक फ्रांसीसी समाज एक संस्था के लिए होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चित्र में देखें, 2 में कह रहा है फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरे आबादी में लगभग 90% किसान थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस में कितने प्रतिशत किसान थे? तो 90% किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक के किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। कितना पर? 60% पर, याद रखिएगा। प्रथम 2 स्टेट कुलीन और पादरी के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात प्राप्त थे। किसको? तो पादरी और कुलीन को। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज को दिए जाने वाले करों में छूट। यानी फ्रांस में जो भी कर देता था वह तीसरे स्टेट के लोग देता था। द्वितीय और प्रथम को कर देना नहीं पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसानों से क्या वसूलता था? सामंती कर वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़क निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। बताइए किसान पर कितना जुर्म हो रहा है? ये सब आप याद रखिएगा, कहानी जैसा। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि चर्च भी किसान के करों का एक हिस्सा था। यानी चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा था। टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। यानी चर्च जो है वह धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। क्या? किस नाम से? तो टाइड नाम से वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के
तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को टाइल या प्रत्यक्ष कर कहते थे। हम सरकार को अलग कर दे रहे हैं जिसे हम टाइल कहते हैं, प्रत्यक्ष कर। और टाइड जो है वह धार्मिक कर है जो चर्च को देना पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। बताइए, और वह भी तीसरे स्टेट के लोग करते थे। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ कहा गया है, जो बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं। बॉक्स में यहाँ दिया है, प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं, और द्वितीय स्टेट में कुलीन आते हैं, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, नौकर, ये सब आते हैं। ठीक है, किसान, कारीगर आते हैं, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि नए शब्द में देखेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ये आप छोड़िएगा नहीं, ये VVI है, इसको आप कभी नहीं छोड़िएगा। लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो लिब्रे है। और लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए स्टेट क्या है, तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को हम स्टेट कहते हैं। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहते हैं, पादरी वर्ग। और चर्च भी कर लेता था जिसका नाम था टाइड, याद रखिएगा। टाइड यहाँ दिख आ गया, टाइड चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। आप याद रखिएगा कि जो धार्मिक कर था वह कितना कह रहा है, किसान के उपज का 10वां हिस्सा था। किसान के जो उपजाते थे उसका 10वां हिस्सा जो है धार्मिक कर के रूप में चर्च को देना पड़ता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा की जाने वाली कर व्यवस्था थी टाइल, जो सरकार को देना पड़ता था। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ जो है कि एक बनाया गया है कैट जैसा, कि जो है कि कर ये जो व्यक्ति है वह कर दे रहा है राजा को। चलिए आगे देखते हैं। जीने का संघर्ष, तो हम यहाँ देखेंगे कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। आप याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी, तो आप वहाँ टिक लगाइएगा, 2.3 करोड़ थी। लेकिन वहीं 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अधिकांश लोग के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। जो लोग हर दिन खाते हैं, प्रत्येक दिन खाते हैं, उसकी कीमत में वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ठीक है, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से बढ़ नहीं रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। समझिए आप बात को। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। जब वहाँ पे ओला पत्थर, मौसम जब खराब होते थे, सूखा पड़ता था, तो उस समय जो है वहाँ के लोगों को जीविका संकट अधिक होती थी। उस समय राजतंत्र का समय था। चलिए, जीविका संकट किसे कहते हैं ये भी देखा जाए तो ऐसे चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे हम जीविका संकट कहते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो घेर रहे हैं उसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि वो वेरी 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 जो इम्पोर्टेंट है।
इस और हम नोट्स भी बनाए हैं, वो भी आपको क्या करेंगे, देंगे, पढ़ाएंगे यूट्यूब पे और आपको देंगे, ताकि आप भी जो है तैयारी 4 में सेलेक्ट कर आ जाए सिलेक्शन करके। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारी के अंत की कल्पना। ठीक है, फ्रांस में देखते हैं। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, पहले भी कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। वे जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। वो कौन थे? तो वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्री पारी व्यापारी और ऊनी और रेशमी वस्तुओं के उत्पादन में बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशम कपड़े का या तो निर्यात किया जाता था या समाज में समृद्ध लोगों उन्हें खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट के उन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोगों भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मा विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जो मध्य वर्ग के लोग थे वह कहते थे यह व्यवस्था लाना चाहते थे कि जन्मजात किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए, उनकी योग्यता ही होनी चाहिए। यह व्यवस्था जो है कि मध्यवर्गीय लोग ले आने की बात कर रहे थे। स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, जॉय जैक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि योग्यता, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत उनकी योग्यता होनी चाहिए, ना कि उनके शक्ति, उनका धन संपत्ति होना चाहिए। इसी पर कहा है जॉन लॉक, जॉय जैक और रूसो जैसे दार्शनिक ने भी प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट्स में बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीनों व्यक्ति का नाम और टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट्स में आप देखेंगे कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। कौन किया था? जॉन लॉक ने। पॉवर्टी कौन सा पुस्तक था? द टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक है, जिन्होंने राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने इस विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसकी प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का क्या रखा? प्रस्ताव रखा। ठीक है, याद रखिएगा इस ये जो है टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट्स पुस्तक के लेखक जॉय जैक है, जो राजा को देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच रास्ता विभाजन की बात कही। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि यह वेरी इम्पोर्टेंट है कि मॉन्टेस्क्यू ने ये क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। कौन पुस्तक में? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक में किसने? मॉन्टेस्क्यू ने किया। चलिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेश ने ब्रिटिश से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो इसे मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों
चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। दार्शनिक ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसोवास सैलोन की घोष्ठी में गर्मा गर्मी बहस हुआ करती और पुस्तकों एक अखबार के माध्यम से इनका क्या करता, प्रचार होता था। तो यह जो है कि मनोभाव जो है प्रत्येक व्यक्ति खबर के माध्यम से, रचना के माध्यम से जो है कि इसको ग्रहण किया। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। समझे कहाँ? फ्रांस में। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। पहले से कर था ही, आप देखें, धार्मिक कर, ताइड जो किसानों के उपज का 10वां भाग देना पड़ता था, उसी प्रकार टाइल जो प्रत्यक्ष कर था, जो जनता को सीधे सरकार को देना पड़ता था, वो सब देने के बावजूद भी आप देखेंगे कि फिर से जो है कि सरकार कर लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है यहाँ पे सू फ्रांसीसी पैसे तक, पैसे सू किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी पैसे को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं और ये सब जो है आप देख लीजिएगा, ऐसे इसमें दिया गया है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नहीं, इससे बनेंगे, आगे देखेंगे। तो सू फ्रांसीसी पैसे का नाम था। चलिए, अब हुआ क्रांति की शुरुआत। अब क्रांति की शुरुआत जो है यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो करना है सभी करिए, क्योंकि आपका तैयारी 4 एकदम आने वाला है। और ये नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होना नहीं हो सकता है, क्योंकि पीटी और मेंस है। अब बताइए, पीटी में कहीं पूछ दे तो कहाँ जाइएगा? आप पीटी निकल जाए, कहीं मेंस में पूछ देगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए इस बुक को पढ़ना अनिवार्य है। और मैं जो गोला कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो सबसे अच्छे तरीका है। आप लोग पढ़िए, इसका नोट्स भी है, बहुत सारे चीज़ है। आप जो है पहले बुक को सुधारिए, उसके बाद सभी चीज़ें आपको बारी बारी से दिया जाएगा। ये पाठ समाप्त होने के बाद में मैं इसका नोट्स आपको दूंगा। आप देखिएगा कितना अच्छे नोट्स बनाए जा चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में